सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको तैयारी करा रहा हूं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय की, और इसमें हमने राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखना स्टार्ट किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, आपको पता है। तो सभी प्रश्नों को यहाँ पे बहुत ध्यान से आप देखिए। सभी प्रश्न जो है वह आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। बस आप इन वीडियोस को 2 बार देखिएगा, एक बार शुरू में देखिएगा और एक बार एग्जाम टाइम में बिल्कुल करीब में देखिएगा। बिल्कुल आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। और खुद से भी प्रयास करते रहिएगा, खुद से भी चीजों को लिखते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, और उसके बाद थोड़ी देर आप समय दे करके सभी चीजों के बारे में सोचिएगा। आप सभी को पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, सोचिएगा, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग। ये सेकंड पार्ट है आपका बहुविकल्पी प्रश्नों का। इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के कंप्यूटर विषय के सामने वाला लिंक आप क्लिक करिएगा। वहां से जाकर के आप कंप्यूटर विषय के सभी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके पार्ट 2 में। देखिए 40 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया था। प्रश्न संख्या 41 से हम देखेंगे इस पार्ट में। देखिए MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है। अब आपको पता है MS ऑफिस का एक पैकेज आता है जिसमें आपका MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, ये सभी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड जो है वह MS ऑफिस का पार्ट है, एक्सेल भी पार्ट है, एक्सेस भी पार्ट है। जो वर्ड पैड होता है यह MS वर्ड का पार्ट नहीं होता है। यह सिंपली एक नोट पैड की तरह काम करता है, चीजों को लिखने में, कॉपी पेस्ट में काम आता है ज्यादातर, ठीक है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह MS ऑफिस का पार्ट नहीं है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42 है। अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रयास सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाया जाता है, कथन है। अब देखिए अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, तो यहाँ पे परिभाषा दी गई है कि अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है। मतलब अभिक्रमित अनुदेशन से क्या हो रहा है, कोई भी जो सामग्री है जैसे किताब है या कोई नोट्स है, तो यह एक क्रम में, एक श्रृंखला में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है अभिक्रमित अनुदेशन, जिसके द्वारा जो होते हैं बच्चे वह जिन चीजों से परिचित हैं उसी के आधार पे नई चीजों को सीखते हैं। तो यह जो कथन है यह किसका है, स्मिथ एवं मूरे, विलियम्स, आ एवं बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो कथन है वह स्मिथ एवं मूरे का है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है। एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया? एप्पल, अब एप्पल आप वो वाला एप्पल मत समझिए मोबाइल वाला, आजकल वही एप्पल ज्यादा फेमस है। यहाँ पे एप्पल उपग्रह की, सैटेलाइट, एप्पल सैटेलाइट की बात हो रही है जो कि एक संचार कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। इंडिया इसरो के द्वारा जो लॉन्च किया गया था, और यह लॉन्च किया गया था 18 जून 1981 को, ठीक है। तो जब से आपके इनसैट वाले जो सैटेलाइट थे वह 82 से लॉन्च होना शुरू हुए, उससे पहले ही 1981 में एप्पल लॉन्च हुआ था। इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है। आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया? तो देखिए आर्यभट्ट यह भी उपग्रह है भारत का, और इसे इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। और इसमें आर्यभट्ट में कई सारे आप देखेंगे उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, लेकिन जो सबसे पहला उपग्रह था यह भारत का पहला ही उपग्रह था। आर्यभट्ट नाम का यह जो उपग्रह था सबसे पहले की बात की गई है, और
सभी उपग्रहों में भी यह भारत का पहला उपग्रह था जो कि लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं उपग्रह की जो भारत के लिए शुरुआत हुई वह 1975 में हुई, तो और आर्यभट्ट से हुई। तो ऑप्शन आज हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है, इनसैट 1A को प्रक्षेपित किया गया। तो ये शायद हमने पिछले क्लास में भी देखा। इनसैट 1A को जो प्रक्षेपित किया गया था वह 10 अप्रैल 1982 में। अभी मैंने आपको बताया यहीं से इनसैट 1A से ही शुरुआत हुई इंडियन नेशनल सैटेलाइट की, ठीक है। अब इसमें क्रम से कई सारी सैटेलाइट्स आई थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 10 अप्रैल 1982 का दिन याद रखना है आपको। यहीं से इनसैट की प्रक्षेपण की शुरुआत हुई। फिर इसके बाद देखिए एक साल बाद ही इनसैट 1B, 1A के बाद क्या आएगा, 1B आएगा, और इसका जो प्रक्षेपण है वह 30 अगस्त 1983 को किया गया। तो ऑप्शन आज हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए बैंकों के एटीएम के उदाहरण हैं, बैंकों के एटीएम के उदाहरण हैं। तो बैंकों के जो एटीएम हैं वह किसके उदाहरण है, लैन, वैन, मैन। अब यहाँ पे लैन, मैन, वैन क्या है, लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा, एटीएम। अब एटीएम के बारे में आप सोचिए, यह जो एटीएम मशीन होती है जिससे आप पैसा निकालते हैं, यह आप अभी मान लेते हैं आप गोरखपुर में हो, फिर उसके बाद आप लखनऊ ले जा रहे हो, लखनऊ के बाद मान लेते हैं आप उधर चले गए गाजियाबाद, सहारनपुर, तो कहीं भी आप चले जा रहे हो, या मान लेते हैं आप दक्षिण भारत में चले गए, केरला चले गए, ठीक है। तो आप कहीं भी जाते हो तो आपके पास अगर एटीएम कार्ड, अपना डेबिट कार्ड है, तो उसके माध्यम से आप पैसा निकाल पाते हो। या आप विदेश चले गए तो आपके पास अगर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो भी आप पैसा निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो एटीएम वाला नेटवर्क है यह आप देख पा रहे हैं हर जगह है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। मतलब यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो इसको, जो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, देश विदेशों तक फैला होता है, उसे हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन बाज हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 48 है, मॉनिटर का आकार नापा जाता है। अब कोई भी स्क्रीन है तो उसका जो आकार नापा जाता है वह देखिए इस तरीके से स्क्रीन होती है, आयताकार, वर्गाकार। तो आप अगर उसका स्क्रीन साइज इस तरीके से नापने जाएंगे, लंबाई चौड़ाई नापेंगे, तो एक बार लंबाई बताएंगे, एक बार चौड़ाई बताएंगे। तो इसको खत्म करने के लिए, इसको आसान करने के लिए क्या किया गया है, स्क्रीन को जो है वह हमेशा कैसे नापा जाता है, स्क्रीन को हमेशा डायगोनली यानी कि विकर्ण के उसमें नापा जाता है, ठीक है, विकर्ण के रूप में नापा जाता है। तो ये हो जाएगा विकर्ण की लंबाई में, ठीक है। तो ऑप्शन साज हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, तो अब कोई जैसे मॉनिटर तो एक कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चाहे आपका मोबाइल का स्क्रीन हो, टीवी का स्क्रीन हो, सभी जो होते हैं वह इसी तरह डायगोनल ही विकर्ण की लंबाई ही नापी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, स्प्रेडशीट परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है। किस चीज के परिकलन के लिए स्प्रेडशीट जो है यूज किया जाता है, स्प्रेडशीट परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह एक्सेल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्सेल, एक्सेल दोनों ही ऑप्शन बा और दा दोनों में लिखा हुआ है, तो बा पहले आ रहा है तो बा को ही हम सही लगा देंगे, एक्सेल, ठीक। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है। एमएस एक्सेल से जो भी फाइल जो होता है वह हम सेव करते हैं, तो बाद में उसके नाम में, फाइल के नेम में जो लास्ट में आता है वह XLS आता है, ठीक है, XL इस तरीके से आता है, ठीक है। तो यह जो होता है इसका फाइल नेम का एक्सटेंशन होता है, ठीक। तो ऑप्शन बाज हो जाएगा, यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है।
कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो होता है दोस्तों, वह मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर से मेरे मेरे ख्याल से एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और 2 दिसंबर को आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52 है। अब देखिए पावर पॉइंट प्रोग्राम है, यह पूछ रहा है कैसा प्रोग्राम है, डेटाबेस है, स्प्रेडशीट है, वर्ड है या प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट से आपको पता है कि स्लाइड्स बनाई जाती हैं, ठीक है, जो प्रेजेंटेशन के काम में आती हैं। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेजेंटेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न संख्या 53 है। क्या आपके ईमेल आईडी द्वारा स्वयं के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया गया ईमेल प्राप्त हो सकता है? तो ऐसा एक्सपेरिमेंट हम लोग बार बार, जैसे अपने ही मोबाइल नंबर से अपने ही मोबाइल नंबर पे कॉल करना, ये कुछ लोगों ने किया होगा। तो इसमें नंबर नहीं लगता है, लेकिन ईमेल आईडी में अगर आप अपने ही ईमेल आईडी से अपने ईमेल आईडी पे मेल भेजते हैं, कुछ संदेश भेजते हैं, तो बिल्कुल वह प्राप्त होता है। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा, हाँ, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54 है। इंटरनेट पर उपयोगी सूचनाओं को खोजना कहलाता है सर्चिंग, कैचे, इंटरनेट सर्फिंग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंटरनेट पर उपयोगी सूचनाओं को खोजना कहलाता है। बार बार आप कई सूचनाओं को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, लगातार आप कोई चीज खोज रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट सर्फिंग कहते हैं। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 55 है। एक आउटपुट उपकरण जो कागज पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है कहलाता है। अब देखिए एक कोई कागज है, उस पे चीजें लिख करके आउटपुट देना, यह किसका काम है? प्रिंटर का, स्कैनर का, मॉनिटर का या ये सभी? तो प्रिंटर का यह काम है। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है। वेब ब्राउजर नहीं है, कौन सा इसमें से वेब ब्राउजर नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स, तो यह एक वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर है। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड आपको पता है कि ऑफिस पैकेज का यह पार्ट है, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स को हम बनाते हैं। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह वेब ब्राउजर नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57 है। स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, आ व बा दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो स्पीकर के बारे में आप सोचिए, जैसे अभी आपका मोबाइल का स्पीकर है जिसके द्वारा, या कंप्यूटर का स्पीकर है जिसके द्वारा आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, तो आपको कुछ इससे क्या मिल रहा है? जानकारी प्राप्त हो रही है। तो जानकारी देने का काम किसका होता है? आउटपुट डिवाइसेस का होता है। और जिसे आप जानकारी देते हो, डेटा देते हो, वो क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो स्पीकर आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन बा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 58 है। एक निब्बल कितने बिट से सृजित होता है? अब आपको पता है एक निब्बल जो होता है, एक निब्बल होता है 4 बिट के बराबर, ठीक। और एक बाइट अगर लिखा हुआ है तो ये होता है 8 बिट के बराबर, ठीक। तो यहाँ पे एक निब्बल बराबर कितना होता है? 4 बिट। ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59 है। चैटिंग है नेटवर्क पर संदेशों एवं फाइलों को भेजना, स्टैंडर्ड इंटरनेट कन्वर्सेशन या इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। तो चैटिंग, जैसे चैटिंग मुख्यतः दो लोगों के बीच या किसी ग्रुप में संदेशों का आदान प्रदान, फाइलों का आदान प्रदान, ये क्या कहलाता है? चैटिंग कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे सही क्या है? ऑप्शन आ, नेटवर्क पर संदेशों एवं फाइलों को भेजना। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है। वह गोपनीय कोड जो प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है। वह गोपनीय कोड, एक गोपनीय कोड की बात की जा रही है जो प्रोग्राम में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है। जो किसी प्रोग्राम में प्रविष्टि मतलब कि उसमें घुसना प्रतिबंधित करता है, मतलब कि घुसने नहीं देता है, प्रतिबंधित करता है, वह कहलाता है गुप्त कोड, पासवर्ड,
एक्सेस कोड या ये सभी, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं पासवर्ड। ठीक, ऐसा गोपनीय कोड की बात की जा रही है यहाँ पे, और गोपनीय कोड है, तो ऐसा गोपनीय कोड क्या कहलाता है? पासवर्ड। आप सभी को पता है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61 है, फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता हैं वॉर्क्स, जॉन अल्बर्ट, जॉन कैरी या सबीर भाटिया। तो ये आपने पिछले क्लास में भी देखा था, मैंने आपको बताया था कि फ्री ईमेल सेवा से जुड़े हुए अपने भारत के ही हैं, उद्यमी हैं यह बिजनेसमैन जो अमेरिका में बिजनेस करते हैं, सबीर भाटिया। और इन्होंने हॉटमेल की शुरुआत की थी, हॉटमेल, जिसके द्वारा फ्री ईमेल सेवा प्रदान की जाती है। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 62 है, एक्सेल एक प्रोग्राम है कैसा? डेटाबेस, स्प्रेडशीट, वर्ड या प्रेजेंटेशन। तो एक्सेल जो है वह आपका कैसा प्रोग्राम है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, तो ऑप्शन बाज हो जाएगा स्प्रेडशीट, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 63 है, इंटरनेट पे लिखे जाने वाले अपशब्द को कहते हैं फ्लॉप, फार्मवेयर या फ्लेम या फायरवॉल। तो इंटरनेट पर लिखे जाने वाले अपशब्द मतलब ऐसी भाषा, जैसे मान लेते हैं जो गालियां होती हैं, ये सारी चीजें जो किसी को अपमानजनक लग सकती हैं, ऐसी भाषा को क्या कहते हैं? ऐसी भाषा को फ्लेम या फ्लेमिंग बोलते हैं इंग्लिश में। फ्लेमिंग बोल लीजिए, या फिर आपने एक कल्चर यूट्यूब पे बहुत देखा होगा रोस्टिंग का। ठीक है, तो ये रोस्टिंग कहलाता है। ठीक, तो इंटरनेट पे फ्लेमिंग या रोस्टिंग, तो ऑप्शन साज हो जाएगा फ्लेम, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, एप्लीकेशन प्रोग्रामों को फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन नेम है। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन प्रोग्रामों के फाइलों के नाम में, एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब कि जो हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्राम्स यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसके नाम में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन। तो जो किसी प्रोग्राम के फाइल का, जो प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर है उसके फाइल का नाम में जो लास्ट में एक्सटेंशन होता है वह होता है EXE, एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा .exe, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 65 है, MTCR में C का पूरा नाम है। अब MTCR फुल फॉर्म की जहां तक बात है, यह मैंने देखा तो यह MTCR जो है यह हर जगह मुझे यही मिला है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ठीक है, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, यह इसका फुल फॉर्म है। यह कई देशों का एक संगठन है, जो आपको यहाँ से नाम से पता चल रहा है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे C फॉर तो कंट्रोल निकल के आ रहा है। ठीक है, बाकी और कोई ऐसा फुल फॉर्म मुझे अलग से नहीं मिला। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप खुद से अभी सर्च करिएगा, कहीं भी देखिएगा, अगर कोई और फुल फॉर्म आपको मिलता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, MTCR का फुल फॉर्म आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, MTCR का फुल फॉर्म। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 66 है, वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज में होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज में क्या होता है? जावा होता है, लो लेवल या हाई लेवल लैंग्वेज या MTML। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, जो पेजेस होते हैं, इसमें जो कमांड लैंग्वेज होती है वह किसमें होती है? वह HTML में होती है। ठीक है, यहाँ पे MTML लिख दिया है, जबकि ये होगा HTML। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म भी आप लोग जान लीजिए, ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 67 है, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं, किस माध्यम से कनेक्ट किए जा सकते हैं? सर्वर से, PC से, नेटवर्क से
या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए किसी भी कंप्यूटर को तो आप एक नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपस में अगर आपको कनेक्ट करना है दो कंप्यूटर को तो एक सर्वर का होना जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा, सर्वर के माध्यम से कनेक्ट किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है, सूचना के घटक हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण या उपर्युक्त सभी। तो देखिए सूचना के घटक, सूचना कहीं भी आदान प्रदान करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले तो चाहिए होता है हार्डवेयर, ठीक, फिर सॉफ्टवेयर और उनके बीच कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण। ठीक है, तो यह सभी चाहिए होते हैं हमें, ये सभी सूचना के घटक हैं। तो उपयुक्त दा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 69 है, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन या आ व बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी का जो उपयोग है वह विषय के समाकलन में भी है और विषय के मूल्यांकन में भी है। मतलब विषय में क्या क्या चीजें पढ़ाई जानी है कैसे, और विषय का मूल्यांकन किस तरीके से करना है, बच्चे का टेस्ट किसी तरीके से लेना है, ये दोनों चीजें आती हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा, आ व बा दोनों, यह सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 70 है, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। कक्षा में संचार का कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है, मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम या आ बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा में जो संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है वह मुक्त माध्यम भी होता है और हार्डवेयर माध्यम भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा, आ व बा दोनों, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71 है, शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है। शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है इंटरनेट में, ईमेल में या ई कॉम में या उपयुक्त सभी में। तो देखिए शिक्षा में जो कंप्यूटर का प्रयोग होता है वह इंटरनेट में भी होता है, ईमेल में भी होता है और ई कॉम में भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 72 है, वेब पेज की भाषा होती है पास्कल, लो लेवल, HTML या इनमें से कोई नहीं। तो वेब पेज की जो भाषा होती है मैंने अभी आपको बताया HTML होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा HTML, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 73 है, स्पैम शब्द संबंधित है। स्पैम शब्द किससे संबंधित है, खेल से, क्रिकेट से, कंप्यूटर से या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है यह किससे संबंधित होगा, स्पैम जो होता है वह कंप्यूटर से संबंधित होता है। स्पैम का मतलब होता है कोई चीज, जैसे फ्रॉड होता है आपको पता है, वैसे ही स्पैम भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 74 है, www का अर्थ है, www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पे देखिए केवल वर्ल्ड वाइड लिखा है और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब से लिखा हुआ है, और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड मतलब शब्द, और यहाँ पे वर्ल्ड लिखा हुआ मतलब संसार, तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, यह सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 75, www के आविष्कारक माने जाते हैं मॉरिसस, जॉन एल्बर्ट, टिम बर्नर ली या चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर के जनक हैं, और यहाँ पे जो www के आविष्कारक माने जाते हैं वह टिम बर्नर ली माने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा टिम बर्नर ली, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 76 है, इंटरनेट है, लैन है, वैन है, मैन है या ये सभी। तो इंटरनेट आपको पता है कि पूरे विश्व में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो यह एक वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वैन। ठीक, तो वैन कहाँ है, ऑप्शन बा में है,
तो वैन जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 77 है, कैल का पूरा नाम है। कैल का पूरा नाम है, तो कैल का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, यानी कंप्यूटर के माध्यम से सीखना। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा कंप्यूटर एडेड लर्निंग, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए कॉम्पैक्ट ऑडियो लाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन लोडिंग, तो ये सभी गलत हैं। ये ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78 है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है पुलिंग, पुशिंग, ट्रांसफरिंग या डाउनलोडिंग। तो सर्वर से, किसी एक सर्वर से किसी एक क्लाइंट पे सूचना आ रही है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डाउनलोडिंग। ठीक है, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आप जनरली बोलते भी हो कि फाइल अभी डाउनलोड हो रही है या कोई वीडियो अभी डाउनलोड हो रहा है, तो यह क्या है, किसी सर्वर पे जहाँ पे फाइल स्टोर्ड है वहां से आपके कंप्यूटर या मोबाइल पे जो फाइल आती है उसे क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग। अब इसके बाद देखिए 79, नेट स्केप नेविगेटर है। नेट स्केप नेविगेटर क्या है, वेब ब्राउजर है, नेट साइट है या हार्डवेयर है या चैटिंग है। तो नेट स्केप नेविगेटर यह एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 80, वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए केवल मॉडम एवं वेब ब्राउजर, डोमेन नेम सर्वर, हाइपर टेक्स्ट व्यूअर। तो देखिए वेब पर सूचना देखना है आपको, तो आपके पास तो देखिए कंप्यूटर के साथ साथ मॉडम वेब ब्राउजर होना चाहिए और डोमेन नेम भी होना चाहिए जहां पे आपको सूचना देखनी है, और हाइपर टेक्स्ट व्यूअर भी होना चाहिए, यह आपके ब्राउजर में ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेब पर सूचना देखने के लिए आपके पास ये सभी होने चाहिए। ठीक है, मॉडर्न वेब ब्राउजर, डोमेन नेम सर्वर और हाइपर टेक्स्ट व्यूअर। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। पूरे यहाँ पे 80 प्रश्न जो है वह हमने कर लिए। उम्मीद है कि सभी प्रश्न जो हैं वह कंप्यूटर विषय के आपको समझ में आ रहे होंगे। आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो कंप्यूटर जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा कभी, ठीक है, उनको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप सभी लोग को कहीं भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैंने आपसे एक फुल फॉर्म पूछा है, वह फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, कम से कम आपको 5 मित्रों में शेयर करना है, और सभी ग्रुपों में जहाँ पे आप जुड़े हैं, डीएलएड के ग्रुप हैं, वहां पे शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बगल होगा बेल आइकन, सब्सक्राइब के बगल, उस पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस मिल पाए, आपसे कोई क्लास छूटे ना। जैसे ही क्लास मैं डालूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो ये सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इसी तरीके से अगर आप थर्ड सेमेस्टर की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स जो हैं वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और अगर आपको सभी नोट्स का पीडीएफ चाहिए, और ये जो राजन पवन सीरीज आप पढ़ रहे हो इसके नोट, ये इसका पीडीएफ चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, और सभी क्लासेस आपको बिना डिस्टरबेंस के कम समय में बिना प्रचार के देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, तो ये सारी सुविधाएं जो है वह आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट पे मिलेगा। हमारा एप्लीकेशन भी टारगेट यूपी टेट सीटेट नाम से ही है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर पे सीधे टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करेंगे तो वहां से डाउनलोड करके आप थर्ड सेमेस्टर की अपनी कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और 95% तक अंक पा सकते हैं। इसी कोर्स को पढ़ करके लोग 95% से भी ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप ऐप को डाउनलोड करके थर्ड सेमेस्टर कोर्स में जरूर इनरोल करेंगे। वहां पे नाम मात्र फीस से आपका पूरा थर्ड सेमेस्टर का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में, हम इसको पूरा खत्म करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।